Hello everyone, very welcome to our channel online GS by दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के सेशन में अपन लोग देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट की फर्स्ट ही यूनिट होती है जो पूछी जाती है यूजीसी नेट में। किसमें पूछी जाती है ये? यूजीसी नेट में। और ये जो नाम है इस यूनिट का, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर शिक्षण अभिक्षमता, आप इसको बोल सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको अपन लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस जो यूनिट है आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है, और यहाँ से क्वेश्चन टोटल जो पूछे जाते हैं नेट के फर्स्ट पेपर में, सभी के लिए पेपर फर्स्ट कंपलसरी है। इसमें कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होता है कि ये हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री है या फिर कुछ और है और उसके हिसाब से हमारा ये पेपर अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। ये पेपर सभी का सेम होता है, तो इसको आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन लोग इसी को जानेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं 2022 में, शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संशोधित ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो भी कौन सी, जो रिवाइज्ड हुई थी, कौन सी? एक तो उन्होंने कब दी थी? 1956 में दी थी शायद, और उसके बाद में 2001 में उन्होंने फिर से उनको रिवाइज किया था, यानी कि संशोधित वाले का पूछ रहा है। उसके अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, यानी कि सबसे जो पीक पे रखा था ब्लूम ने, वो किसको रखा था? यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। समझाना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना या फिर सृजन करना, यानी कि क्रिएट करना। क्या करना? क्रिएट करना। तो जो ब्लूम थे, इन्होंने जो पहले तो इसमें क्या था, जो पहला वाला था जो इन्होंने सबसे पहले अपना जो टेक्सोनॉमी दी थी, उसमें सबसे एंड में जो यानी कि सबसे ऊपर इसको रखा था वो था एनालिसिस। लेकिन ये जो संशोधित आया था ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसमें इन्होंने रखा था किसको? सृजन करना को। किसको रखा था? डी ऑप्शन, यानी कि क्रिएट करना या फिर सृजन करना। ये सबसे सर्वोत्तम रखा गया था, सबसे हाईएस्ट यानी कि पीक पे इसको रखा था। चलिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके कौन कौन से डोमेन है, क्या क्या है, इनको आप लोग जान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पूछा ही गया है यहाँ से क्वेश्चंस। तो ये देखिए 1956 में उन्होंने पहली दी थी अपनी, जो उनका वर्गीकरण आया था उन ब्लूम्स का। तो ये कब आया था? 1956 में। रिवाइज कब हुआ था? 2001 में। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा आप लोगों को? यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी का नीचे सभी आपको सेम मिलेंगे। सबसे पहले क्या होता है? नॉलेज है। क्या हो जाएगा? बच्चे को ज्ञान होगा, किसी चीज के बारे में नॉलेज होगा। उसके बाद में उसको समझ होगी, कॉम्प्रिहेंशन करेगा। उसके बाद में वो अपने स्तर पर, जीवन पर उसको एप्लीकेशन करेगा, यानी कि उसको लागू कर लेगा वो। और उसके बाद में एनालिसिस करेगा कि ये सही है कि नहीं है। और उसके बाद में उसका विश्लेषण करेगा, सिंथेसिस यानी कि विश्लेषण करेगा। और सबसे एंड में वो क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। लेकिन उन्होंने 2001 में थोड़ा सा चेंज लाया अपनी थ्योरी में, और थोड़ा सा उन्होंने अंतर कर दिया इसमें। क्या? कि सबसे पहले जो बच्चा होगा उसको याद करेगा, जो रट्टा लगाते हैं ना, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, ये होगा उसको। और उसके बाद में वो बच्चा क्या करेगा? जो अंडरस्टैंड है, यानी कि उसकी समझ विकसित होगी कि दो एकम दो और दो में प्लस दो कर दिए तो कितने हो गए? चार। फिर से हम इसमें प्लस दो कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? छह हो जाएंगे। ठीक है, फिर से इसमें दो कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? आठ हो जाएंगे। इस तरीके से वो क्या कर देगा? अपनी उसकी समझ विकसित हुई, समझ के अनुसार उसने वो जो पहाड़ा था उसको रट करके नहीं, क्या करके, समझ करके बनाना शुरू कर दिया। ये क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड। अब वो क्या करेगा? कोई भी चीज है वहां पर लिखी हुई है या फिर रखी है, जैसे चार किताबें इधर रखी हुई हैं, इधर रखी हुई हैं, और दो इधर रखी हुई हैं किताबें, तो बच्चा क्या करेगा? चार तो ये हो गई, दो ये हो गई, चार और दो टोटल कितनी हो जाएंगे? छह हो जाएंगे। तो उसने क्या किया? अप्लाई किया। ठीक है, क्या कर दिया? अप्लाई किया। अब वो एनालिसिस करेगा, एनालाइज या फिर एनालिसिस, जिसको कि बोला जाता है क्या? विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण। ठीक है, जो विश्लेषण होता है इसमें क्या करता है बच्चा? चीजों को तोड़ तोड़ करके देखता है। ये तो उसने क्या किया? चार और
दो, छह कर दिए। अब वो क्या करेगा, ऐसा करता हूँ कि इन तीन तीन किताबों को ऐसे रख देता हूँ, ये तीन रख दिए और ये इधर तीन रख दी, तो अब भी छह होंगे क्या? तो उसने तोड़ तोड़ करके देखा तो भी छह, फिर उसने दो दो के पेयर बना दिए इस तरीके से, दो दो के पेयर बन गए। अब दो दो के पेयर बने तो भी कितने बने, छह बने। तो ये क्या किया उसने, विश्लेषण करके देखा, फिर उसमें उसने दो का इंटू कर दिया तीन से, तो भी क्या हुआ, छह मिले उसको। तो ये क्या हो गया, उसने तरह तरह कैसे क्या करने करके देखा, विश्लेषण किया, चीजों को जोड़ तोड़ करके देखा, लेकिन उसका आंसर एक ही आया। तो ये क्या हो गया, उसका एनालिसिस हो गया। अब वो मूल्यांकन करता है किसी चीज को, यानी कि उसने ये देखा कि मैंने इतने सब ये सब डिवाइड कर करके या फिर जोड़ करके गुणा करके ये सब देखा, इसका जो आंसर आ रहा है वो एक ही हो रहा है, तो यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है या फिर मेरी जो समझ है, मेरी जो पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है, वो मेरा क्या है, सही है। और उसके बाद में वो क्या करता है, क्रिएट करता है, या फिर वो जो एंड वाला स्तर होता है वो बच्चा बन करके तैयार है, उसकी जो समझ बूझ है वो एकदम रेडी है। ठीक है, तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी था उनके सबसे ऊपर में क्या रखा था, जो नया वाला था रिवाइज्ड वाला, उसमें उन्होंने क्रिएट को या फिर सृजन को रखा था। ठीक है, समझ गए? और भी है इनके बारे में, पूछा जाता है कि जो इन्होंने दिया था, तीन डोमेन दिए थे, जिसको कि जीवन के तीन पक्षों के आधार पर इन्होंने दिया हुआ था। यहाँ पे लिख देते हैं इनको, एक मिनट। जीवन के तीन पक्ष इन्होंने कौन कौन से रखे थे, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहला था इनको ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा था इनका भावात्मक पक्ष। ठीक है, दूसरा कौन सा था इनका, भावनात्मक पक्ष हो जाएगा। और तीसरा इनका कौन सा था, क्रियात्मक। ये हो गए इनके क्या, तीनों पक्ष हो जाएंगे, जिसको कि आप लोग 3H के नाम से भी जानते हैं। 3H यानी कि हेड, हेड में क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, भावनात्मक यानी कि हर्ट होता है। ये भाव कहाँ पे पैदा होता है आप लोगों के, कि हाँ मैं किसी का दया आ गई या फिर किसी पे गुस्सा आ गया, तो ये आपके हर्ट में होता है। क्रियात्मक जो आप क्रिएटिविटी करते हैं वो किससे करते हैं, हैंड से करते हैं। तो ये 3H के नाम से भी जाना जाता है। किसका है ये, ब्लूम टेक्सोनॉमी का है। ये इनके क्या रहे थे, मानसिक जीवन के तीन पक्ष रखे थे इन्होंने, आधार इनका रखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। कौन सा जो उत्तम यानी कि अच्छा प्रश्न पत्र, जो आपका क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, जो आपके क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, आप लोगों ने देखा होगा अभी आजकल जो पेपर देखने को मिल रहे हैं ज्यादातर, वो किस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी कि एक वस्तुनिष्ठता, उनकी सटीक आंसर उसमें होता है, जो बच्चा उसको एक ही टिक लगाएगा और वो आंसर उसका सही माना जाता है। तो ये तो इसका नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा है, ये तो होता है, तो इसको आप लोग क्रॉस कर देंगे। विश्वसनीयता, जब तक पेपर में विश्वसनीयता नहीं होगी, किसी विषय के बारे में विश्वास नहीं होगा, अच्छा पेपर नहीं बनेगा। या फिर कुछ भी उल्टा सीधा आप लोग, जैसे कि यहाँ पे कौन मरा वहां पे कौन मरा, जो आपका पढ़ाई से संबंधित है वो नहीं छपाएंगे, उसके अलावा आप कुछ भी छाप देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये पेपर गलत हो जाएगा। इसलिए उसमें क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा, इसको आप लोग गलत कर देंगे। दूसरा इसमें विधि मान्यता है, विधि मान्यता बिल्कुल होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से जैसे पेपर जो आपका सेंटर होता है या फिर स्कूल है कॉलेज है, वो भी कहीं ना कहीं से मान्यता प्राप्त किया हुआ होता है। इसी तरीके से पेपर्स जो होते हैं, जैसे बोर्ड के पेपर हो गए, या फिर आप लोगों के जो ग्रेजुएशन के या फिर नॉर्मल वाले जो भी जो पेपर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से उनको मान्यता होनी चाहिए कि हाँ ये जो पेपर है इस स्कूल में ही नहीं सभी स्कूलों में सेम चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि उनको मान्य किया हुआ है, विधि मान्यता है उनको। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता यानी कि सिर्फ मैं अपने अनुसार पेपर बनाऊंगी, कि जो मुझे आ रहा है उस तरीके का पेपर मैं बनाऊंगी। बच्चों को आ रहा है या फिर किसी और को आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पेपर मुझको आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जो विशेषता नहीं है वो क्या हो जाएगी, व्यक्ति निष्ठता हो जाएगी। बी ऑप्शन आप लोगों का
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके आंसर आप लोगों को लगाने हैं। पहला इसमें कह रहा है कि जो स्वयं पोर्टल है, इस पर मूक्स का प्रयोग प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों के द्वारा 40% क्रेडिट अर्जित करने के लिए किया जाता है। कितना बता रहा है ये? यहाँ पे 40% बता रहा है, तो ये यहाँ पे सही बता रहा है। आगे कह रहा है कि जो स्वयं पोर्टल है, इस पर सभी जो मूक क्रेडिट आधारित मूक है, यानी कि ये आपका जो स्वयं पोर्टल है, इस पर सभी जो मूक्स होते हैं उनका क्रेडिट क्या बता रहा है ये? मूक ही बता रहा है, लेकिन मूक नहीं होता। यहाँ पे स्वयं पोर्टल अलग है और इसी का एक पोर्टल अलग से बना हुआ है जो कि मूक्स के नाम से न जाना जाता है, मूक। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को बोला जाता है। तो आप लोगों का जो आर दिया गया है, आर तो गलत हो जाएगा और ए सही दिया गया है कि 40% जो क्रेडिट अर्जित करने का जो श्रेय जाता है वो किस पर है? मूक्स का है। ए सही है, यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं पोर्टल क्या है और मूक्स क्या है, तो इसको अपन लोग थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है मूक्स, क्या है स्वयं पोर्टल। देखिए, स्वयं क्या होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। देखिए, यहाँ पे एक्सपायरिंग ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एस्पायरिंग दिया हुआ है। और माइंड्स यहीं पे आप लोगों को क्या कर देता है? वो कंफ्यूज कर देता है। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करके अच्छे से चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एक पूछा ही जाता है जो फुल फॉर्म होती है वहां से। ठीक है, और ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो ये ट्रेंडी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, ये स्वयं में क्या होता है, ये कक्षा 9वीं से लेकर के, कौन सी क्लास से लेकर के? 9th से लेकर के जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जो आपकी मास्टर्स होती है उस तक के छात्रों को मुफ्त यानी कि फ्री और गुणवत्ता पूर्वक ई लर्निंग यानी कि इंटरनेट के द्वारा ये शिक्षा प्रदान करता है। ये कौन करता है? स्वयं करता है। ये क्या है? यह अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र का पालन करके नवीनतम और उन्नत ऑडियो और विजुअल यानी कि दिखने वाली जो वीडियो होती है, जैसे अपन लोग वीडियो पढ़ते हैं, जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हो अभी, ये तो सिर्फ चलो प्राइवेट टाइप में हो जाएगा, लेकिन जो ये आपको चैनल मिल जाएगा गवर्नमेंट का, ये कैसा होता है? ऑडियो भी होती है इसमें और साथ में आपको ये दिखता भी है, और मल्टीमीडिया का यहाँ पे उपयोग करके जो पाठ्यक्रम है वो वितरित किया जाता है, यानी कि आप लोगों को कंप्लीट पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा। किसका? जो भी क्लास में आप 9वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की में पढ़ाई कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम आप लोगों को मिल जाएगा, और साथ में उसके ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर और ये सभी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, जो स्वयं है ई लर्निंग में कौशल विकास के लिए उच्च शिक्षा और कौशल क्षेत्र के जो पाठ्यक्रम है उन सभी विषय इसमें शामिल है, यानी कि इसमें क्या क्या है? हायर एजुकेशन इसमें शामिल है, और जो आपके कौशल क्षेत्र होते हैं, जो आपके क्रिएटिव क्षेत्र होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पाठ्यक्रम दिए गए हैं, तो बच्चा वो भी कर सकता है। दिसंबर 2022 में जो अनुभवी शिक्षक थे उनके द्वारा 2000 से अधिक पाठ्यक्रमों की यहाँ पे पेशकश की गई थी, यानी कि जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, गुणी जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा ये जो स्वयं है चैनल है, और इस पर कितने 2000 से अधिक पाठ्यक्रमों इनको पढ़ाया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये जो मंच पर है, मंच पर होस्ट किए गए जो पाठ्यक्रम होते हैं उनमें एनपीटीईएल, एआईसीटी, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, आईआईएमबी, सीईएस, एनआईट्रिपल जैसे 9 राष्ट्रीय समन्वयकों की मदद से क्यूरेट, निर्मित और वितरित ये किए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन कौन है जो कि स्वयं पर अपनी स्टडी कराता है या फिर ये पाठ्यक्रम चलाता है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है 2022 में भी, शायद हो सकेगा कि आपका क्वेश्चन ये आगे मिल जाए। ठीक है, तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा कौन कौन इसमें शामिल है। तो कौन कौन हो जाएगा? एनपीटीईएल हो जाएगा, एआईसीटी हो जाएगा, यूजीसी है, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, आईआईएमबी, सीईएस एंड एनआईट्रिपल ये सभी 9 राष्ट्रीय समन्वयक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, सीखने के लिए जो स्वयं है मूक्स कोर्स को बिना किसी शुल्क के मुफ्त में एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि इसमें कोई भी आप लोगों को पैसे नहीं देने हैं, फ्री में आप लोग पढ़ेंगे, फ्री में आप लोगों को यहाँ से जो किताबें हैं उनका
PDF वगैरह मिल जाती है। या निर्दिष्ट केंद्रों पर परीक्षा में बैठने के बाद एक स्वयं प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। यानी कि इसका ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिए और चले गए यहाँ से उठ के, और कुछ भी पता नहीं है कि हम कहाँ पे पढ़े, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाता है। और परीक्षा में अगर नामांकन करना है, आप लोगों को अपना नाम लिखाना है कि हाँ हमें परीक्षा देनी है, तो इसमें एक छोटा सा वो रिजर्वेशन टाइप का होता है, फॉर्म टाइप का भरना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा शुल्क मिलता है, ज्यादा महंगा शुल्क नहीं होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा ऑनलाइन में जाकर के कितना शुल्क लगता है अगर देना चाहो तो। ठीक है। स्वयं के उद्देश्य क्या है, उनके उद्देश्य देखिए। जो स्वयं पोर्टल है, पोर्टल का उद्देश्य देश के सबसे भिन्न वर्ग सहित सभी शिक्षार्थियों के लिए श्रेष्ठ शिक्षण और सीखने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे अफोर्डेबल जो उनके लिए प्राइस हो जाए और सब बच्चे आराम से पढ़ाई कर लें। बुक्स हैं इतनी महंगी होती हैं, उनको खरीद लें और उसके बाद में ट्यूशन लगा लें, बहुत महंगी पढ़ाइयां हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि एक फ्री पोर्टल बनाया जाए, जिससे कि जो भिन्न भिन्न वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग भाषा में, उनकी जो भी भाषा होती है उसमें उनको शिक्षण फ्री में प्रदान किया जाए। तो एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल चली गई है ये। स्वयं मुक्त कोर्स का जो उद्देश्य है, उन छात्रों के बीच अंतर को कम करना है जो डिजिटल क्रांति से बाहर रह गए हैं और ज्ञान उद्योग में भाग लेने में असमर्थ हैं। यानी कि जो स्वयं मुक्त है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो डिजिटल क्रांति यानी कि लड़ाई भड़ाई नहीं है, जो आज का इंटरनेट का जमाना चल रहा है, AI का जो जमाना चल रहा है, इससे जो बच्चे वंचित रह गए हैं वो वंचित ना रहें, वो भी इसी जमाने में आए और इसी में शामिल हो, और यही वाली वो भी पढ़ाई करें, तो सब बच्चे क्या हो जाए, एक जैसे हो जाएं, सभी में समानता का भाव पैदा हो। स्वयं शिक्षा नीति के 3 सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत इंपोर्टेंट है। कौन कौन से हैं? पहुंच है, समानता है और गुणवत्ता है। ठीक है। यानी कि हर बच्चे तक पहुंच होनी चाहिए, हर गांव गांव तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे जो शहर, शहर छोटे नहीं होते हैं, जो आपके छोटे से छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, वहां तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। सभी बच्चों में क्या होनी चाहिए, समानता का गुण होना चाहिए। और जो स्टडी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता पूर्व यहाँ पे शिक्षा आप लोगों को प्रदान की जाए। ये किसका उद्देश्य है, स्वयं मूक्स का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। स्वयं है, इसकी अप्रोच कहाँ तक है, पहुंच पहुंच कहाँ तक है, इसका दृष्टिकोण क्या है। तो जो स्वयं है, ये क्या प्रोवाइड कराता है अपन लोगों को, वीडियो लेक्चर देता है। इसके पहल के तहत सरकार का लक्ष्य उन सभी लोगों को मुक्त शिक्षा प्रदान करना है जिनमें वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसकी आवश्यकता है। यानी कि ऐसा नहीं, बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको सिर्फ PDF पढ़ने को दे दी जाए या फिर ऑडियो लेक्चर दे दिया जाए कि गाने की तरह सुन लो, तो नहीं आता है। जब उनको टीचर का फेस दिखता है, उनके एक्सप्रेशंस दिखते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। तो ये भी क्या है, वीडियो का भी सही है। ये तथ्य विशेषज्ञ कंसल्टेंट द्वारा दिए जाएंगे और वे उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। यानी कि जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है बच्चे को, वो कैसा होगा, आ, जो विशेषज्ञ होंगे, अच्छे पढ़े लिखे विशेषज्ञ होंगे, उनके द्वारा दिए जाएंगे और उच्च गुणवत्तापूर्ण वाले होंगे, जो कि पहले उसमें रखा ही गया था। विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री होगी, यानी कि जो बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी PDF वगैरह, या फिर जो वीडियो लेक्चर्स के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे PPT PDF अपन लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसी तरीके की उनको प्रोवाइड कराई जाती है। आसानी से डाउनलोड करने योग्य होती है। प्रिंट करने योग्य ई सामग्री प्रदान की जाती है। ई सामग्री यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो प्रदान की जाती है। और यह स्व पठन के माध्यम से सीखने और अटकल में मदद करेगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश, और साथ में जो भी बच्चे जिस भाषा से बिलोंग करते हैं उनके लिए उस भाषा में PPT मिल जाती है। स्वयं मूल्यांकन परीक्षण, सीखने के उचित मूल्यांकन और प्रदर्शन की जांच के लिए पोर्टल नियमित परीक्षा और प्रश्नोत्तरी भी आयोजित करेगा। यानी कि बच्चे ने पढ़ लिया, ठीक है, वीडियो लेक्चर ले लिए, PPT जो PDF मिली थी वो भी पढ़ लिए, अब क्या करेगा, बच्चे के लिए क्वेश्चन मिलने चाहिए। क्वेश्चन मिलेगा जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने क्विज किए होंगे, उसी तरीके से यहाँ पे क्विज होते हैं, बच्चा आंसर करेगा, उसका सही है या फिर गलत है वो बच्चा देख लेगा खुद और अपने गिन लेगा कि मेरे 10 में से कितने क्वेश्चन सही गए। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे स्वयं मूल्यांकन भी कर लेगा। ऑनलाइन मंच चर्चा, यानी कि विषय से संबंधित जो सभी शंकाएं हैं, जो डाउट्स होते हैं बच्चे के, उनको दूर करने के साथ ही सीखना क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यानी कि बच्चे ने 8 क्वेश्चन सही कर लिए, 2 क्वेश्चन उसके गलत हो गए। क्यों गलत हो गए उसको नहीं समझ में आया, तो अब वो क्या करेगा, एक ऑनलाइन मंच में, यानी कि
जैसे आप लोगों ने जूम ऐप डाउनलोड किया जिसमें मीटिंग चलती है, उसी तरीके से इसमें भी कुछ डाउनलोड करना है। और वहां पे आप लोग क्या करेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे और इसके साथ में उनका जो सीखना हुआ वो क्या हो जाएगा, उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे और उनका जो पढ़ाई है वो उस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। स्वयं है, स्वयं क्या होता है, स्वयं में मूक्स क्या है। ठीक है, मूक्स का जो फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। क्या होता है इसका, पूछी जाती है, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है। 2008 में डेव कॉर्मियर द्वारा, किसके द्वारा, इसको डेव कॉर्मियर के द्वारा मूक शब्द इसको गढ़ा गया था। भारत में दो सार्वजनिक एमओ ओस यानी कि मूक्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि एनपीटीईएल है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एनपीटीईएल हो जाएगा और दूसरा स्वयं हो जाएगा। स्वयं मुक्स प्लेटफॉर्म को 2016 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटीई द्वारा ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों की मेजबानी की सुविधा करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। किसके लिए किया गया था, इसको ऑनलाइन शिक्षा के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये एआईसीटीई के द्वारा यानी कि जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया या फिर शुरू किया गया। इन पाठ्यक्रमों को किसी भी स्थान से और किसी भी समय किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि ये जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा मूक्स, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी फीस देनी है आप लोगों को या फिर कोई एक जो वीआईपी पर्सन होता है वही इसमें जा सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं सभी लोग इसमें अपना क्या कर सकते हैं, कभी भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं और उस पाठ्यक्रम से वो जुड़ सकते हैं। स्वयं क्या है, मुफ्त पाठ्यक्रम सभी के लिए फ्री है, निशुल्क है, कोई भी इसमें जा सकता है। स्वयं का मुफ्त प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से क्या है, एक है। ये क्या है, स्वयं का ही प्लेटफॉर्म है मूक्स। कुछ प्रसिद्ध विश्वव्यापी मुफ्त प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉर्सेरा है, ईडीएक्स है, फ्यूचर लर्न है, ये सभी नाम आप याद रखेंगे, क्या हो जाएंगे, ये मूक्स के ही नाम है। इनसे भी क्वेश्चंस अभी बना नहीं है लेकिन बनने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि पेपर जो लेवल हो रहा है वो आप लोगों का टफ हो रहा है, तो इसलिए आप लोग इनके नाम याद रख लेना। चलिए आगे बढ़िए। एक और रह गए यहाँ पे, जो स्वयं है इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है। वैसे तो अपन लोगों ने इसको देख लिया कि निशुल्क होता है। मोबाइल लर्निंग आप लोग मोबाइल पे आराम से बैठ करके देख सकते हैं, जैसे अभी आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे होंगे या फिर जो आपके पास में टैबलेट होगा या लैपटॉप होगा उनसे आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑडियो विजुअल कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है, जैसे अभी आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ये मूक्स का तो नहीं है लेकिन ये नॉर्मल वाला है, इसी तरीके से आप लोगों को मूक्स का मिल जाएगा। प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होता है, यहाँ मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जो आप लोग पेपर पास करके आओगे वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रमाण पत्र हो जाएगा। लेकिन ये आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देता है परीक्षा होने के बाद में। ठीक है, डाउट सॉल्विंग होती है, जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वो यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। एक मीटिंग टाइप की रखी जाती है जो इसमें कि सभी बच्चे होते हैं और जो टीचर होता है उनसे आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। गुणवत्ता आश्वासन होता है यहाँ पे कि जो आप लोगों को शिक्षण कराया जाएगा वो किसी न किसी अच्छे प्रोफेसर के द्वारा, अच्छे टीचर के द्वारा यहाँ पे कराया जाएगा, इसलिए वो शिक्षा कैसी होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट है प्लेटफॉर्म कोर्स पूरा होने के बाद में सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, जो कि अभी अपन लोगों ने देख ही लिया है। निःशुल्क होती है, कोई भी फीस यहाँ पे देनी नहीं होती है। क्रेडिट का हस्तांतरण होता है, जो यूजीसी है इन्होंने स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन सीखने के पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी कि विनियमन 2016 को अधिसूचित किया है कि ताकि जो क्रेडिट है इसको अपने मूल संस्थानों से या फिर विश्वविद्यालयों में छात्र के शैक्षिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वही था जिसके बारे में अपन लोगों ने जाना है। एक और है स्वयं प्रभा, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्या है, एक डीटीएच चैनल है, इसका समूह है ये स्वयं प्रभा का, जिसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो स्वयं प्रभा है ये क्या हो जाएगा, एक डीटीएच चैनलों का एक समूह हो जाएगा। कई सारे यहाँ पे शायद 34 चैनल चलते हैं इस पर। ये शुरू कब हुआ था, 2017 में ये शुरू किया गया था, दिसंबर 2017 में। ठीक है, एक मिनट। और अभी दिसंबर 2022 तक जो स्वयं प्रभा है इसकी पहल के तहत
टोटल कितने चैनल हो चुके हैं? 34 चैनल इस पर चलाए जाते हैं। और ये जो चैनल होते हैं पूरे दिन चलते हैं, यानी कि 24 घंटे सातों दिन ये चलते रहते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम जो उनते हैं उनका ये प्रसारण करते हैं। ठीक है, अच्छे, यानी कि ये भी स्वयं का ही पार्ट है। इसरो का जो GSAT-15 उपग्रह है, स्वयं प्रभा ऐप एवं चैनलों का प्रसारण सुविधा प्रदान करता है। यानी कि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो स्वयं प्रभा है इसका प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो प्रसारण है वो किया जाता है GSAT-15 के द्वारा। ये क्या है? एक उपग्रह है। क्या हो जाएगा? ये एक उपग्रह है। और ये जो चैनल है इन पर सामग्री कार्यक्रम NPTEL, ICT और IIT, UGC, CEC, इग्नू, NCERT और जो NIOS है इनके द्वारा इस पर तैयार किए जाते हैं। वही जिन पर जो MOOCs के द्वारा हो रहे थे, MOOCs में इनके द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उन्हीं के द्वारा स्वयं प्रभा पर भी चलाए जाते हैं। शिक्षार्थी क्या होता है? स्वयं प्रभा पर टीवी चैनलों को मुफ्त या फिर सशुल्क डिश सेवा स्वयं प्रभा ऐप पर देख सकते हैं। यानी कि जो टीवी आप लोग देखोगे, चैनल खोलोगे वहां पे, तो आप लोगों को मिल जाएंगे स्वयं प्रभा के चैनल है। और उन पर जो पढ़ाई होती है अलग अलग भाषा में कराई जाती है बच्चे की सुविधा के लिए। ये स्वयं प्रभा चैनल स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कॉलेजी शिक्षा और इनके लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री प्रदान करते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी पढ़ाई हो जाएगी? जो स्कूल वाली शिक्षा होती है 9 से लेकर के, उसको पढ़ सकता है बच्चा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो सकता है, का जो कॉलेज वाला होता है वो भी यहाँ पे चल सकता है। तो यहाँ पे वही 9 से लेकर के PG तक ये वाली यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, आगे वे IIT, नीट आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। यानी कि जो कोई बच्चा है, अफोर्डेबल उसकी प्राइस नहीं होती है, जो IIT वगैरह होती है, नीट वगैरह होती है, तो इनके लिए भी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये कई भाषाओं में, जैसे कि अंग्रेजी हो गई, हिंदी है, उर्दू है, फ्रेंच है, जर्मन है, रूसी है, स्पेनिश है और भी कई जो विदेशी भाषाएं हैं, इनमें इसके कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, फीस वगैरह है जो आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसमें जाकर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेरित है कौन है? यहाँ पे शिक्षण व्याख्यान आधारित होना, गत्यागत गत्यात्मक पूछा गया है इसमें। शिक्षण का ऊर्जावान होना, या फिर शिक्षक को विद्यार्थी के साथ में मित्रवत और उनके अनुकूल होना, या फिर विद्यार्थी को कार्यकलाप के माध्यम से सीखना। यहाँ पे क्या बोला गया है? गत्यात्मक, यानी कि डायनामिक होना चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए। व्याख्यान आधारित होगा तो ये किसका हो जाएगा? शिक्षण का। शिक्षक करेगा ना व्याख्या, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये शिक्षक के लिए तो ठीक है, बच्चे के लिए भी ठीक है, लेकिन ये डायनामिक नहीं है। शिक्षक को ऊर्जावान होना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। और जो शिक्षक को विद्यार्थी के साथ में मित्रवत और उनके अनुकूल रहना चाहिए, ये सही है, लेकिन गत्यात्मक नहीं होता है। जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्या करना चाहिए? कार्यकलाप के माध्यम से सीखना चाहिए। यानी कि वो तरह तरह के कार्य करेंगे, गलती करेंगे, सुधारेंगे, फिर उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने गलती की और इसमें क्या सुधार चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? उसने कई सारी गतियां की और गतियों के हिसाब से उसने सीखा, तो क्या हो जाएगा इसका? ये गत्यात्मक उपागम का स्रोत हो जाएगा। विद्यार्थी को कार्यकलाप के माध्यम से सीखना चाहिए। डी ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इनमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? कुछ अवधारणाएं दी गई हैं और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। किस कौन से प्रतिपादक के द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? पहला इसमें बता रहा है कि व्यक्ति परकता के विकास के माध्यम से आत्म शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली शिक्षा, मौलिक शिक्षा जिसको कि वर्धा शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसकी अवधारणा किस किसने दी है ये आप लोग बताइए, मैं भी बताती हूँ आप लोगों को। तो जो व्यक्ति परकता के साथ विकास के माध्यम से आत्म शिक्षा का जो अवधारणा दी थी, वो दी थी किसने? मारिया मोंटेसरी ने। किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप लिख लीजिए, ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, 2 को आप लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। आगे जो एकीकृत शिक्षा है, इसकी अवधारणा दी गई थी अरविंदो घोष के द्वारा। यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है अरविंदो घोष।
दोनों में दिया गया है तो अभी कोई नहीं हटेगा। मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली जो शिक्षा है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। फोर्थ है यहाँ पे, आप लोग थर्ड नहीं फोर्थ करिए इसको, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे हो जाएगा ये फोर्थ, यानी कि ये भी गया। सी ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मौलिक शिक्षा जिसको कि वर्धा शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये किसने दी थी? वर्धा आप लोग सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगर इस हिसाब से करते तो आप लोगों का यहाँ से करेक्ट हो जाता, मैंने ही निगाह नहीं की। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुक्त स्रोत जो स्रोत प्लेटफॉर्म है किसका उपयोग करता है करते हुए आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित। आईआईटी बॉम्बे एक गैर लाभकारी एमओओ यानी कि मूक प्लेटफॉर्म है। कौन सा हो जाएगा? जुमला है, सकाई है, द्रुपल है या फिर ओपन ईडीएक्स है? बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ओपन ईडीएक्स हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त स्रोत जो स्रोत प्लेटफॉर्म है कोर्स बिल्डर जिस पर एनपीटीईएल पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाता है किसके द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, ओरेकल के द्वारा या फिर विप्रो के द्वारा? तो ये जो बनाया गया था मुक्त स्रोत का जो प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा? मुक्स वगैरह ये सभी आप लोगों को गूगल पर देखने को मिलेगा, गूगल के द्वारा इसको बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षक कैसा होना चाहिए? यानी कि जहाँ पे विद्यार्थी को केंद्र में रखा जाए और शिक्षक उसमें कैसा होना चाहिए? शिक्षक मानते हैं कि सभी विद्यार्थी विशिष्ट हैं और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है कि संरचना व दिशा प्रदान करते हैं, संरचना व दिशा प्रदान नहीं करते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में शिक्षक केंद्रित में भी नहीं होना चाहिए और विद्यार्थी केंद्रित में भी नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ से गलत हो जाएगा। निर्णय करते हैं कि शिक्षार्थी कैसे व क्या सीखेंगे, ये नहीं होगा इसमें। शिक्षार्थियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर जो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण चल रहा है तो इसमें विद्यार्थी को जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसको तो सुगम ही बनाया जाएगा, उसी को मेन रखा जाएगा, विद्यार्थी को, शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आप लोगों का ऑप्शन सही होगा? ए हो जाएगा कि वे मानते हैं कि सभी जो शिक्षार्थी हैं विशिष्ट है, यानी कि सब अनेक हैं और एक की अलग अलग है लेकिन कुछ न कुछ उनमें यूनिक है और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे आपने एक बच्चे को पढ़ाया, उसको आप लोगों ने क्या किया, सिंपल आपने उसको 2 का पहाड़ा याद करा दिया, ठीक है। एक ने याद कर लिया कितने? 5 मिनट में, और एक को टाइम लग गया कितना? 1 दिन का। तो इनमें थोड़ी कहीं ना कहीं अंतर है, माइंड में देखने को मिलता है। इसकी कुछ अलग विशिष्टता होगी, इसने पहाड़ा जल्दी याद कर लिया तो ये क्या करेगा, कोई हिंदी की कविता वगैरह होगी इसको शायद वो जल्दी याद कर ले या फिर इंग्लिश को अच्छे से याद कर ले। कोई गणित में वीक होता है तो कोई इंग्लिश में वीक होता है। तो हर एक जो विद्यार्थी होता है वो कहीं ना कहीं विशिष्ट होता है। उसको आप लोगों को क्या करना है, उसको निराश नहीं करना है, उसको सराहना है और उसको थोड़ा सा थपकी देनी है, जो आपको सीरियल वाली थपकी थी वो वाली देनी है, और बच्चा क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का? ए है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आगे कोलबर्ग जी, इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है, इनमें से निम्नलिखित अवस्थाएं समाविष्ट हैं। कौन कौन सी अवस्था इन्होंने मानी थी उसको यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं थी जो कि कोहलवर्ग के द्वारा दी गई थी? आज्ञा पालन अभिमुखीकरण होना चाहिए, बौद्धिक निर्योग्यता, पारितोषिक विनियम होना चाहिए, कानून एवं व्यवस्था होनी चाहिए, सामाजिक संविदा या फिर, हाँ ए बी सी डी ई दी गई है, तो इसमें कौन कौन सी होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो बच्चे में आज्ञा पालन का होता है, ये भी सही हो जाएगा। बौद्धिक निर्योग्यता, निर्योग्यता नहीं होती है, बौद्धिक योग्यता होती है, तो ये नहीं होगा इसमें। पारितोषिक विनियम में होता है, ये सही हो जाएगा। कानून और व्यवस्था अभिमुखीकरण होता है, बच्चे को डर होता है, ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक संविदा हो जाएगी यानी कि अभिमुखीकरण हो जाएगा, तो ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। बी नहीं है, बी जिसमें नहीं होगा वही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए इनके सिद्धांत को देख लीजिए, इंपोर्टेंट है। ये कोलबर्ग जी हैं, कभी आपको सपने में मिल जाए तो इनको पहचान लेना कि ये कोलबर्ग है, हमने पढ़े हुए हैं। चलिए इनके बारे में जानिए। इनके जो सिद्धांत है, इसका नाम याद रखिएगा, कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था? नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए इनके बारे में जाने। जो कोलबर्ग है, इनकी जीवनी देख लीजिए, क्या इनकी जीवनी थी, कहाँ के रहे थे। कभी अगर पूछ लिया जाए सीटेट वगैरह में तो आप लोग इसको लगा देना, टेट में या फिर सीटेट में, या फिर आपके जो सुपर टेट वगैरह कहीं पे होने वाला है, नेट में तो नहीं पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ के रहे थे, तो ये ब्रॉक्सविले के रहे थे, न्यूयॉर्क में है ये, जो कि कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 25 अक्टूबर 1927 को इनको जन्म हुआ, और मर गए कब, मृत्यु हुई इनकी 1987 को। ठीक है, ये अमेरिका में एक मनोवैज्ञानिक रहे थे। कौन थे ये? मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नैतिक विकास के चरण में बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि क्या दिया था इन्होंने? नैतिक विकास का अवधारणा दी हुई थी। शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में, तथा हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है, इसमें ग्रेजुएट स्कूल में ये प्रोफेसर रहे थे। अच्छे खासे रहे थे इंसान, इसीलिए तो अपनी थ्योरीज लिख करके गए हैं और आज अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया था इन्होंने। जो नैतिक कोलबर्ग है, इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया था नैतिक विकास से संबंधित, उनके विचारों को विस्तृत किया और तार्किक चिंतन किया। उन्हीं के जो विचार थे, 3 स्तर इन्होंने रखे थे, जिनमें से प्रत्येक के क्या है, कुछ सोपान दिए गए थे, और उनके रूप में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने कितने स्तर रखे थे? 3 स्तर रखे थे। 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु, कितने? 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु के बालक के सम्मुख कहानियों के रूप में जो नैतिक दुविधाएं आती हैं, जो बच्चे हैं उनके अंदर जो मोरल डिलेमास होते हैं, उनको इन्होंने प्रस्तुत किया था। कि उस टाइम में जो 10 से लेकर के 16 साल तक का बच्चा होता है, उसके दिमाग में कितनी भ्रांतियां चलती हैं, कितनी उसके टक्कर लड़ाइयां जो चलती हैं, उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था। इन दुविधाओं पर आधारित जो साक्षात्कार लिए उन्होंने, यानी कि उनका एक बच्चे को सामने खड़ा किया और उनके अलग अलग विचार सुने। इन कहानियों में नियमों या फिर बड़ों के निर्देश पालन से संबंधित अनेक नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत की गई। इन साक्षात्कारों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर रखे थे, और 6 हैं, यहाँ पे 7 नहीं होंगे, 6 होंगे। ठीक है, 6 सोपान इन्होंने बताए। अब 6 सोपान और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे स्तर लिखे गए हैं, यहाँ पे उनके लेवल्स यहाँ लिखे गए हैं, यानी कि सोपान्स लिखे गए हैं। पहला यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर हो जाएगा, जो कि प्री कन्वेंशनल लेवल इसको बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे परंपरागत स्तर हो जाएगा, जिसको कि कन्वेंशनल लेवल बोला जाता है। तीसरा यहाँ पे उत्तर परंपरागत स्तर हो जाएगा, जिसको कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इसको बोला जाता है। ठीक है, सोपान में देखिए, पहला यहाँ पे क्या होगा? आत्म केंद्रित निर्णय, जिसमें कि बच्चा खुद निर्णय लेने का होता है, ईगो सेंट्रिक उनका जजमेंट होता है, यानी कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो करूंगा वही सही है, दूसरा जो करेगा वो गलत हो जाएगा। दंड एवं आज्ञा पालन का अभिमुखता होता है, यानी कि बच्चा है कोई गलती कर देगा तो उसको डर होता है कि मेरे घर पे मार पड़ेगी, या फिर मैं ये काम नहीं करूं, या फिर वो उस चीज के लिए, जैसे बाहर खेलने गया है, लेट हो गया, और लेट होने पर उसको क्या कर दिया उसने, वो एक दिन उसको मार पड़ गई, दूसरे दिन वो यही देखता रहेगा कि आज मैं खेलने में लेट नहीं होऊंगा, नहीं तो वो क्या करेगा, मुझे घर पे जाकर के मार पड़ेगी, और इसलिए मैं क्या करता हूँ, आज टाइम से चला जाता हूँ। तो वो क्या करेगा? दंड के दर से आज्ञा का वो पालन करेगा बच्चा। ठीक है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता होती है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेड होती है, यानी कि उनको जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वही चीज उनको चाहिए होती है, दूसरी चीज आप कहीं कुछ भी ला करके रख देंगे तो भी वो नहीं लेंगे। परस्पर एक रूप अभिमुखता होती है, यहाँ पे अधिकार संरक्षण अभिमुखता होती है, यानी कि अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होती है। और जो आपका पांचवा हो जाएगा सोपान, हम्म पांचवा सोपान है, इसमें सामाजिक अनुबंध होता है, विधि सम्मत अभिमुखता होती है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता होती है। इनके बारे में अपन लोग डिटेल में जानेंगे अभी। ठीक है, चलिए पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें क्या होता है इनको देखिए। इस स्तर में जो बालक होता है अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं, यानी कि जो उनको चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए उसके लिए वो क्या करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्नों पर उनके उत्तर प्राय क्या होते हैं, उनको होने वाले लाभ या फिर हानि पर आधारित होते हैं।
यानी कि अगर उनको नहीं मिला तो उनको लगता है कि हम हार गए या फिर हमारी हानि हो गई, अगर उनको वो प्राप्त हो गया तो उनको क्या लगता है कि हमारा लाभ हो गया। नैतिक कार्य अच्छे या फिर बुरे कर्मों में नियत होते हैं, न कि अच्छे या फिर बुरे व्यक्तियों में। यानी कि व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसके क्या होते हैं, कर्म बुरे होते हैं। क्या बुरे होते हैं, उसके कर्म बुरे होते हैं। तो यही किसने कहा था, जो आपके कोलबर्ग हैं, इन्होंने कहा था कि जो नैतिक विकास है वो किसमें होते हैं, व्यक्तियों में नहीं होते, उनके कर्मों में होते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियम जैसे कि अच्छा या फिर बुरा, सही या फिर गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड पुरस्कार नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल जो परिणाम है उनमें आकी जाती है। यानी कि बच्चे ने दंड किया है, उनको दंड मिला, पुरस्कार मिला, नियम हुआ, उसके उनका समर्थन करता है या फिर नहीं करता, तो ये सब क्या होता है, सही है या फिर गलत है, एक व्यक्ति के कर्मों के द्वारा बनाया गया है, ना कि व्यक्तियों में शुरू से पैदा होता है ये। इस स्तर पर होने वाले जो नैतिक विकास के निम्नलिखित 3 उपसोपान दिए गए हैं, जिनको अपन लोग देखेंगे। पहला होता है ईगोसेंट्रिक, यानी कि आत्म केंद्रित निर्णय। इसमें क्या होता है, इसमें बालक प्रत्येक उस कार्य को जिसे वे करना चाहते हैं उसको पसंद करते हैं, और उस वस्तु को जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उस व्यक्ति को जो उनकी सहायता करता है अच्छा समझते हैं। यानी कि जो बच्चे को वो लोग अच्छा समझते हैं कि हाँ ये बच्चा तो बहुत बहुत अच्छा है, ये कार्य वो करता है या फिर इसको देना चाहिए ये चीज, तो वो उसको अच्छा लगता है। और इसके उल्टे में क्या होता है, कि कोई भी ऐसा कार्य या फिर वस्तु, व्यक्ति जिसे वे नापसंद करते हैं। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा किसी से चिढ़ता है, किसी से बहुत खुश रहता है, जिसे वे प्राप्त करना नहीं चाहते, अथवा व्यक्ति जो उन्हें हानि पहुंचाता है उसे वो क्या समझते हैं, खराब समझते हैं, और जो उसको हानि नहीं पहुंचाता है उसके अनुसार बोल देता है तो वो उसको क्या समझते हैं, लाभ समझते हैं। इस स्तर पर जो बालक हैं उनमें अपनी इच्छा, अनिच्छा, पसंद, नापसंद इससे अलग हटकर नियमों अथवा दायित्वों के कोई विचार नहीं होता। यानी कि उनको जो पसंद है वो चाहिए होती है, उनको जो चाहिए होता है, इच्छा है उसकी कि ये मुझको खाना है, मुझको मैगी खानी है, रोटी नहीं खानी है, तो उसको क्या खाना है, मैगी ही बनानी पड़ेगी आप लोगों को। वो बच्चा क्या करेगा, रोटी नहीं खाएगा। तो ये क्या हो गया, उसको पसंद नापसंद हो गई, इच्छा हो गई उसकी। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आत्म केंद्रित निर्णय हो जाता है। दूसरा यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया था कि दंड या फिर आज्ञा पालन है, जिसमें कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसको क्या कर देता है, मार दिया या फिर कुछ ही दंड दे दिया, हैंड्स अप करके खड़ा हो जा, अगर तूने होमवर्क नहीं किया तो 1 घंटा तुझको क्लास से बाहर रखा जाएगा। तो दूसरे दिन क्या करेगा बच्चा, अपना होमवर्क करके लेके जाएगा, किस डर से, कि उसको दंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा उसको, दंड मिल जाएगा। दंड से बचने के लिए वो अपना कार्य करके जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, इसमें क्या होता है, जो नैतिक विकास का ये सोपान है, इसमें बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी करना चाहते हैं जब वे उनकी पूर्ति कर सकने में समर्थ होते हैं। यानी कि अब वो बच्चा समझ लगा कि अगर मैं इसको खुद कर पाऊंगा तभी इसको अपनी अच्छा जो आवश्यकता है इसको पूरा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वे क्या करते हैं, स्वलाभ से, यानी कि वो खुद लाभ से प्रोत्साहित हो जाते हैं। यानी कि अगर वो करना चाहें और अगर वो उसको कर सकते हैं तो ही उसको पाना चाहेंगे, वरना नहीं पाना चाहेंगे। इस बात को समझते हैं कि संबंध स्थूल पर निर्भरता बनते हैं, न कि सभी के प्रति निष्ठा, न्याय और समर्पण के भाव से। वे मानते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को देखना होता है, तब कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। अब उनको समझ में आ जाता है कि हर व्यक्ति जैसे अपन लोग देखते हैं वैसा नहीं होता है, उसमें अलग अलग तरीके की भावना पैदा होती है। थोड़ा सा उनमें क्या हो जाता है, एक दूसरे का न्याय, यानी कि सही गलत का न्याय समझने की भावना पैदा हो जाती है, समर्पण के भाव पैदा हो जाते हैं, यानी कि किसी की हेल्प करना, ये सभी उनको पैदा हो जाता है। आगे जो परंपरागत स्तर है, इसमें क्या होता है, जो परंपरागत स्तर है इसमें नैतिक मूल्य अच्छे बुरे कार्यों को करने में नियत रहते हैं। यानी कि भाई ये हमने किया तो अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो ये बुरा हो जाएगा। बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं, जो भी बाहर के जो सामाजिक कार्य होते हैं उनको वो पूरा करते हैं। वे अपने परिवार, अपने समूह अथवा अपने राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा करने को महत्व देने लगते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं वे। उनमें परंपरागत नियमों के दायित्वों के प्रति क्या हो जाता है, समर्थन आ जाता है, औचित्य का उनमें भाव पैदा हो जाता है। और ये जो स्तर होता है, इस स्तर पर होने वाले जो नैतिक विकास है इनको 2 उपसोपान में बांटा गया है। 2 उपसोपान कौन कौन से हैं वो अभी अपन लोग पढ़ेंगे।
यहाँ पे पहला हो जाएगा परस्पर एक रूप अभिमुखता हो जाएगा। ये जो सोपान होता है इसमें बालक क्या होता है, अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। यानी कि कोई काम है वो बच्चा कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि हमें ये जो पर्सन है इससे हमें क्या मिल जाए, प्रसन्नता, यानी कि इससे बढ़ाई मिल जाए कि हाँ ये लड़का तो बहुत अच्छा है और ये ऐसा काम कर लेता है। बहुत तारीफें बटोरने के लिए बच्चा क्या करने लगता है, अच्छे अच्छे काम करने लगता है। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं, जो अन्य को अच्छा लगे, अन्यों की सहायता करे या फिर अन्यों के द्वारा स्वीकृत हो, वो वाले काम वो करते हैं। यानी कि खुद को जो अच्छा लग रहा है, खुद को जो बुरा लग रहा है, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है, दूसरा किस में खुश हो रहा है, दूसरा हमारी तारीफ किस कार्य में कर रहा है, वो वाले कार्य करने में उनकी मदद करेगा। जो बालक होते हैं दूसरे व्यक्तियों के भावों पर, उनके जो इरादे होते हैं, इंटेंशंस होते हैं, उनको ध्यान रखने की आवश्यकता के प्रति सजग रहते हैं। यानी कि वो अब जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है हम ऐसी बात ना बोले या फिर हम ऐसे कार्य ना करें कि इससे क्या हो, उनके जो इरादे या फिर उनके जो इंटेंशंस हैं उनको दिखी हो, उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाए उनको, तो उसका वो ध्यान रखते हैं। ये जो सोपान होता है इस पर सहयोग के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो देखिए आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर पूछा जा सकता है जब टफ पेपर बनता है तब, कि जो सहयोग के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया गया कौन सा सोपान हो जाएगा, तो वो परस्पर एक रूप अभिमुखता सोपान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसमें क्या होता है इसको जानिए। ये जो सोपान है इसमें बालक सामाजिक दृष्टि से किसी जो समाज को देखता है, स्वीकृत जो नियम है समाज के अनुसार, जो नियम बने हुए हैं उनके दायित्व हैं, उनके अनुरूप चलते हैं। वो अब क्या करते हैं, उन्हीं के अनुरूप वो कार्य करने लगते हैं। वे सर्वहित दृष्टि से, यानी कि सबका हित हो, अपना हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपना भी सोचता है थोड़ा बहुत। समाज का हित हो, समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनका हित हो, सामाजिक व्यवस्था को वो बनाए रखना चाहते हैं। अगर कह दिया यहाँ पे एक पेड़ लगा है, ठीक है, पेड़ ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना। हाँ, ये एक पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे इस इंसान का घर बना है, तो वो क्या सोचेगा, मैं इस पेड़ को काट दूं। लेकिन एक मन में क्या आएगा, मैं इस पेड़ को काटूंगा तो सामने वाले को छाया नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, या फिर अगर वो काटेगा तो जो समाज के लोग हैं, इस कॉलोनी वाले जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, आकर के घिर जाएंगे कि तू इस पेड़ को नहीं काटेगा। पेड़ क्या होता है, हमें बहुत सारे ऑक्सीजन वगैरह देता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेड़ को आप लोग नहीं काटोगे। तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक कार्य है और इसको ध्यान में रख करके वो कार्य करेगा। वे समझते हैं कि समाज एक व्यापक सामाजिक प्रणाली है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। यानी कि जो समाज है वो क्या हो जाएगा, एक पूरी प्रणाली है, और जो उस समाज में या फिर उस जो आपका एरिया है, एक समाज ही बोला जाता है, वहां पे जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके व्यवहार को कहीं ना कहीं समाज क्या कर देता है, नियंत्रित कर लेता है। यानी कि जैसे आप लोग देखोगे, ये कॉलोनी है, यहाँ पे पिंकी जीजी रह रही हैं, और पिंकी दीदी क्या है, शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, लेकिन पूरी जो कॉलोनी की लड़कियां हैं वो क्या पहनती हैं, सूट, सलवार सूट वगैरह, जो आपके पूरे पूरे ढके हुए कपड़े होते हैं वो पहनती हैं। तो कहीं ना कहीं पिंकी के मन में भी यही आएगा कि मुझे ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर उसकी फैमिली के मन में भी यही आएगा। तो वो भी कभी ना कभी अपना ये विचार उसके चेंज होंगे, और वो भी शॉर्ट छोड़ के कहीं सूट पर नहीं तो वो जीन्स पर आ जाएगी, लेकिन वो अपना कपड़ा कैसा पहनेगी, पूरा पहनेगी। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको एक समाज का डर होता है कि समाज हमें फिर बुरी बुरी बातें बोलेगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को, तो वो सामाजिक डर होता है। ठीक है। उनके विचार में नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था है, तथा व्यक्तिगत हानि होने की स्थिति में भी नियमों का वो पालन किया जाना चाहिए। यानी कि अगर व्यक्ति है उसको खुद को हानि हो रही है फिर भी उनके नियमों को वो पालन करता जाता है। तो ये किस में चलता है, आप लोगों के अधिकार संरक्षण अभिमुखता में। आगे बढ़िए, लास्ट रह गया है यहाँ पे उत्तर परंपरागत स्तर है, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। ये तृतीय या फिर सर्वोच्च स्तर का होता है जिस पर बालक उन नैतिक मूल्यों या फिर नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने में स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि से क्या होती है, वैधता या फिर उपयोगिता होती है, जो परंपरागत मूल्यों, नियमों या फिर सिद्धांतों से भिन्न हो सकते हैं। उनमें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, अनुसरण करने की भावना पैदा होती है उनमें। नैतिक मूल्य वस्तुतः उभयनिष्ठ मानदंड, अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं उनकी पूर्ति में नियत माने जाते हैं। यानी कि क्या उसके अधिकार हैं, उनके मानदंड क्या होते हैं, ये सभी पूरे होने चाहिए।
इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को दो सोपानों में बांटा गया है। दो सोपान कौन कौन से हैं उनको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पहला यहाँ पे सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है। इसमें क्या होता है, इस सोपान के अंतर्गत जो उचित कार्य होते हैं उनको आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। यानी कि कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, समुदाय में बैठेंगे, चार लोग इकट्ठे बैठेंगे, चार लोग बैठ करके आपस में बातें करेंगे, वो सही है या फिर नहीं सही है, गलत है तो उसको छोड़ेंगे, सही है तो उसको कैसे करना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, इसकी प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। व्यक्तिगत मूल्यों विचारों को सापेक्षित के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप आम सहमति पर पहुंचने के लिए कार्यरत नियमों यानी कि जो आपके प्रोसीड्यूरल जो रूल्स होते हैं इन पर बल दिया जाने लगता है। समाज की आम सहमति क्या है, यानी कि वो समाज इससे इच्छुक है या फिर नहीं है, इसको देखा जाता है। इसके अलावा सामाजिक उपयोगिता, उनके तार्किक विचार विमर्श यानी कि जो आपके जो तार्किक विचार होते हैं समाज के उनको सोचा जाता है, उनके आधार पर परिवर्तित करने की संभावना रहती है। यानी कि समाज ने अगर कुछ बोल दिया कि यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसमें आप लोगों ने कोई कॉलोनी में कुछ गेट बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आपने सोचा कि यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ रोड निकाल देते हैं, यहाँ पे एक मंदिर बना देते हैं और यहाँ पे कॉलोनी हो जाएगी। लेकिन जब सभी लोगों से बात की गई तो उनने एक ने मिलकर के सलाह ली सभी लोगों ने कि मंदिर साइड में नहीं बीच में होना चाहिए, तो क्या होगा, समाज का माना जाएगा और वो मंदिर जो है वो कहाँ पे बन जाएगा, बीच में बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, समाज को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। विधि सम्मत नियमों के अतिरिक्त स्वतंत्र स्वीकारोक्ति या फिर समर्पण का भाव यहाँ पे पैदा होता है, व्यक्ति को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, लास्ट देखिए यहाँ का जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है, इसमें क्या होता है, ये जो सोपान है इसमें व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारण नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता एवं एकरूपता इससे ये युक्त होते हैं। और ये सिद्धांत अमूर्त नैतिक बोध से युक्त होते हैं। वे न्याय के सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धांत होने के साथ साथ मानव अधिकार की समानता, परस्परता, मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होता है। वही इसमें होता है कि इसमें समाज का मानव जाति को कोई ठेस ना पहुंचे, सभी को सम्मान मिलना चाहिए, उनके भावनाओं को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी किसमें होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में होता है। तो उसमें आप भी अपन लोगों ने 6 सोपान की बोला था ना, लेकिन उसमें टोटल जो सोपान होते हैं पहला 0 से शुरू हुआ था, टोटल जो सोपान हो जाएंगे इनके कितने हो जाएंगे, कुल वर्ग के 7 सोपान हो जाएंगे, 3 इनके स्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बाल विकास दिए गए हैं, उनके लक्षण दिए गए हैं कि कौन से बाल विकास की पहचान है, गुट में बच्चे कब रहना चाहते हैं, भीड़ कब हो उनकी पहचान से संबंधित, यानी कि बच्चा कब चाहता है उसकी पहचान हो, उसको सब लोग जाने, विलंब काल कब होता है जब बच्चा खोया खोया रहता है, और उसके लक्षण दिए गए हैं। अल्प प्रगाढ़ता, अधिक निर्बंध रूप से संगठित मर्म है, सभी मम्मी नहीं होगा, ये सभी होगा, ठीक है, सभी विश्वासों, भावनाओं और अभिवृत्तियों के साथ में स्वयं की सामान्य समझ होनी चाहिए, वैयक्तिक या फिर व्यावसायिक विकल्पों के लिए विलंबित प्रतिबद्धता के साथ में अन्वेषण, अपेक्षाकृत छोटे मित्रता एवं अर्धांगिनी समूह होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आज मैं इंग्लिश वर्जन नहीं लेकर के आई हूँ, लेकिन आपका जो नेक्स्ट पेपर में सॉल्व कराऊंगी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में रहेगी, जिससे क्या होगा, इनकी हिंदी थोड़ी सी टफ होती है तो इंग्लिश समझ में आ जाती है, इसलिए इनके क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही यहाँ पे सेम रख करके चलेंगे, तो जिससे आप लोगों को भी दिक्कत ना होगी, मुझे भी नहीं होगी। आज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए गुट में बच्चे कब रहना पसंद करेंगे तो यहाँ पे उनको कब चाहिए, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मित्रता उनमें होती है, समूह में रहना पसंद करते हैं, तो ए का यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, फोर्थ कर लेंगे। भीड़ भाड़ में कब रहते हैं बच्चे, उनको जब अल्प प्रगाढ़ता होती है, यानी कि छोटे से बड़े होते हैं, वो 2-4 साल के होने लग गए तो वो भी वो क्या होते हैं, एक गुट बना लेते हैं, बच्चों का ग्रुप बन जाता है, वो फ्रेंड फ्रेंड खेलते हैं। और वो क्या करते हैं, लड़के लड़के ज्यादा खेलना पसंद करेंगे, लड़कियों को अपने साथ में नहीं रखेंगे, या फिर उनमें एक कहीं ना कहीं रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइप फीलिंग होती है बच्चों में,
वो गुट में रहना पसंद करेंगे किस तरीके के, कि बॉयज बॉयज का हो या फिर गर्ल्स गर्ल्स का हो। ठीक है, जैसे बोलते नहीं थे कि हम तो ये अपने साथ में गुड़िया नहीं खिलाएंगे क्योंकि तू लड़का है, और जो लड़के होते थे, जा जा तू क्रिकेट नहीं खेल पाएगी क्योंकि तू लड़की है। इस तरीके की भावना बच्चे में होती है। वो कब होती है, जब वो अल्प प्रकटता यानी कि छोटे से वो बड़े होते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। पहचान होती है, बच्चे कब चाहते हैं कि हमारी पहचान हो, हम लोग को सब जाने। तो यहाँ पे जो वैयक्तिक एवं व्यावसायिक विकल्पों के लिए विलंबित प्रतिबद्धता के साथ में अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, नहीं, ये पहचान का नहीं होगा। सभी विश्वासों, भावनाओं और अभिवृत्तियों के साथ में स्वयं की सामान्य समझ होती है, और इसमें बच्चा चाहता है कि मेरी अलग पहचान हो, मैं सबसे अलग दिखूं, कि उसके मन में चलते रहते सभी विचार हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा, और इसका विलंब काल हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ नहीं थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, चार एक दो तीन, चार एक दो तीन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में छह स्तरीय पदानुक्रम के रूप में अधिगम को प्रदर्शित करता है, यानी कि किसने छह स्तर दिए थे, बताइए आप लोग। ब्लूम ने दिए थे, अभी अपन लोगों ने ब्लूम के बारे में पढ़ रखा है। ब्लूम के कितने रहे थे, छह स्तर उनके रहे थे। कौन कौन से रहे थे वो आप लोग हमें अब कमेंट करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को सभी स्तर सुन के बता दिए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ब्लूम का वर्गीकरण हो गया जिसमें छह थे, और सबसे जो रिवाइज्ड वाला था उसमें हाईएस्ट कौन था, यानी कि सर्वोत्तम कौन था, और जो आपका पहला वाला था ब्लूम का, उसमें सर्वोत्तम किसको रखा था, ये भी आप लोग हमें किसमें बताएंगे, करंट सॉरी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए। गैगने है, गैगने के द्वारा कितने दिए गए थे, आठ प्रकार दिए गए थे। कौन कौन से थे, संकेत अधिगम दिया गया था, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम दिया गया था, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक साचार्य अधिगम है, विभेदी अधिगम है, प्रत्यय अधिगम है, अधिनियम सिद्धांत अधिगम हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम है। ये इनके आठ दिए गए थे। और जो आपके दो थ्योरीज है इंपोर्टेंट है, ब्लूम की ब्लूम की और गैगने की। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिटेल में, बाकी के और थ्योरी आपकी इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस मॉडल के अनुसार पाठ्यचर्या के तीन प्राथमिक स्रोत माने गए हैं, अर्थात विद्यार्थी, समाज और विषय वस्तु। तीन ये क्या है, सोर्स माने गए हैं, विद्यार्थी है, समाज है और विषय वस्तु है, जो कि शिक्षा के दर्शन और अधिगम के मनोविज्ञान को प्रतिबिंबित करते हैं। कौन से मॉडल में माने गए हैं इसको, सीआईपीपी मॉडल है, स्टेक का मॉडल हो जाएगा, टेलर का मॉडल है, या फिर स्क्रीवन का मॉडल है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे माना गया कि इसको टाइलर का मॉडल है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सीआईपीपी मॉडल क्या है, और ये टाइलर का मॉडल है यहाँ पे। चलिए, ये दिया गया था सीआईपीपी मॉडल में क्या था, ये 1983 में आया था। स्टेपल बीम के द्वारा इसको पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मॉडल है। किसके लिए, ये मूल्यांकन के लिए इंपोर्टेंट है। चार तत्व इसमें शामिल है, सी फॉर प्रसंग हो जाएगा, यानी कि कंटेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, वैसे नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा। आई फॉर निविष्ट, यानी कि इनपुट हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस हो जाएगा। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा। ये इसकी फुल फॉर्म है, क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सीआईपीपी मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे। और स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए इस मॉडल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, यानी कि ये किस में किया जा रहा है, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, यानी कि स्कूल में जो शिक्षा आप लोगों को प्रदान कराई जा रही है वो गुणवत्ता पूर्वक है या फिर नहीं है, इसके मूल्यांकन के लिए ये मॉडल आया था 1983 में। संदर्भ में स्कूल के लक्ष्य, उद्देश्य, इतिहास और पृष्ठभूमि शामिल है, यानी कि इसका जो आधार रखा गया था, जो स्कूल खुला है उसके लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, और उसका जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री कैसा रहा है, यानी कि बच्चे उसमें से पास हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, किस तरीके के बच्चे को वहां से शिक्षा मिली है, उनको कुछ आता है या फिर नहीं आता, या फिर वो सिंपल नकल से पास हो गए हैं। तो ये किसमें देखा जाता है, जो सीआईपीपी मॉडल है ये मूल्यांकन करता है। और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इनपुट से स्कूल के प्रभावी कामकाज के लिए
जो इनपुट होता है यानी कि जो आपका इनपुट है या निर्विष्ट है, ये क्या करता है, स्कूल के जो प्रभावी कामकाज है इनके लिए आवश्यक सामग्री, समय, भौतिक, मानव संसाधनों का संदर्भ देते हैं। यानी कि उनको जो भी सामग्री चाहिए होती है वो इनको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो फिजिकल देना पड़े या फिर मानव संसाधनों के द्वारा देना पड़े, वो इनको क्या करते हैं, सामग्री प्रदान कराते हैं। प्रक्रिया में, प्रक्रिया क्या होता है, सभी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। किस तरीके से शिक्षण कराया जा रहा है, किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, ये सभी किस में शामिल होते हैं, प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका मूल्यांकन किया जाता है। और जो आपका प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या होता है, सीखने की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता और समाज को लाभ पहुंचाने वाली संभावनाओं पर केंद्रित है। यानी कि जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपको बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरीके की किताबों का आप लोग उनको पढ़ा रहे हैं, किस तरीके की उनको शिक्षा है, जो बोर्ड वगैरह है, ये सभी कैसे दे रहे हैं आप लोग, सीखने की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा है या नहीं है, और इसकी उपयोगिता कहाँ तक है, अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसके आगे लाइफ में काम आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, ये भी देखा जाएगा। समाज को उससे लाभ पहुंच रहा है या फिर हानि पहुंच रही है, इनको भी देखा जाएगा। ये किस में देखा जाता है, उत्पाद में देखा जाता है। जो सीआईपीपी मॉडल है इसमें प्रक्रिया संबंधों को इंटरेक्टिव मोड पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें चरण में क्योंकि इस चरण में जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है, किसकी, शिक्षण को सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। शिक्षार्थी और जो सुविधाकर्ता होता है इनके बीच में बातचीत पर जोर दिया जाता है। किस किस के बीच में, जो आपके टीचर होते हैं और जो शिक्षार्थी होते हैं उसके बीच में, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। कंटेक्स्ट है, इनपुट है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, स्किल होना चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, एटीट्यूड्स होने चाहिए, रिजल्ट कैसा है ये भी बच्चे पर निर्भर करेगा। जो आप वहाँ का मूल्यांकन यानी कि किस तरीके से वहां पर पढ़ाया गया है, ये सभी यहाँ पे निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे टायलर का मॉडल और देख लेते हैं, यहाँ से पूछा जाता है। क्या है, टायलर के मॉडल का नाम याद रखेंगे, प्रतिमान मॉडल इसको बोला जाता है। पूरा नाम इनका राल्फ टायलर है। इनने क्या किया था, देखिए चार आधारभूत इन्होंने अवयव रखे थे, और जो पाठ्यचर्या है उनको चार भागों में विभक्त किया गया था। कौन कौन से भाग रहे थे इनके, विद्यालय के प्रयोजन कैसा है, परियोजन से संबंधित शैक्षणिक अनुभव कैसा है, यानी कि जो बच्चे को वहां पे शिक्षा प्रदान करा रहा है उसका अनुभव कैसा है, इन अनुभवों को संगठित करना, और ये जो प्रयोजन है यानी कि प्रयोजन है इनकी प्राप्ति हेतु मूल्यांकन करना। ये किसने रखे थे, टायलर के द्वारा रखे थे। जो टायलर है इनके मॉडल के अवयव स्पष्ट है कि जो उद्देश्यों का निर्धारण है मुख्य रूप से तीन स्रोत इन्होंने रखे थे। कौन कौन से हो जाएगा, समाज हो जाएगा, विद्यार्थी छात्र या फिर अध्येता हो जाएगा, और तीसरा इन्होंने विषय वस्तु को रखा था। तो तीनों स्रोतों को आप लोग याद रखेंगे। अगर आगे भविष्य में इसको क्वेश्चन बना तो इस तरीके से बनेगा कि इनके स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर इन्होंने कितने अवयवों में इन्होंने विभक्त किया था, तो वो इनके चार हो जाएंगे, तीन इनके स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन कौन से 21वीं सदी के उच्चतर शिक्षा अध्यापक द्वारा सुनिश्चित किए जाने चाहिए। 21वीं सदी के अनुसार पूछ रहा है भैया, बता दीजिए कौन कौन से पूछे जाने चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी को विचार कौशल के उच्चतर क्रम के लिए तैयार करना है, उच्चतर क्रम के लिए तैयार करना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थी का नियोजन करना है, नियोजन यानी कि फिर से बनाना है उनको एक ही मतलब एक ही रूप में अपन लोग जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से ढाला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, तो इसको आप लोग क्रॉस कर देंगे। डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करना है, बिल्कुल 21वीं सदी है, यहाँ पे डिजिटल नहीं होगा तो क्या होगा। केवल मेधावी छात्रों जो विद्यार्थी होते हैं उनके साथ में परस्पर बातचीत करनी है, ऐसा करेंगे आप लोग, बताइए। केवल मेधावी छात्र, देखिए आप लोगों का जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं केवल वाले, इनको आप लोग किस में रख के चलिए, निगेटिव में, ठीक है। निगेटिव में रख करके चलिए, ये क्वेश्चन आपका ये जो ऑप्शन होता है कभी सही नहीं होता है। अंतः विषयगत उपागम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अंतर होना चाहिए विषयों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिस्ट्री में वही वही, ज्योग्राफी में वही, पॉलिटी में वही, अर्थशास्त्र में हो जाएगा, तो फिर उसमें अंतर कैसे मिलेगा। इसलिए जो उपागम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अंतर विषयगत होना चाहिए। ऑप्शन जो आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के दोनों बी और डी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अधिगम प्रबंधन प्रणाली यानी कि एलएमएम का
प्रयोग शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसमें बता रहा है कि जो एलएलएम का प्रयोग है मिश्रित अधिगम तथा ऑनलाइन अधिगम के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? एक और दो दोनों सही है या फिर कोई नहीं सही है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो एलएम का जो प्रयोग है वर्चुअल वातावरण प्रदान करता है, ये सही हो जाएगा। और इसका जो प्रयोग है मिश्रित अधिगम, यानी कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो भी मिलेगा, साथ में वीडियो भी मिलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएंगे? ये दोनों सत्य हो जाएंगे, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो विद्यार्थी हैं इनको ग्रेड अंक क्रेडिट देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? निर्माणात्मक, समकालात्मक, नैदानिक या फिर संकलनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ग्रेड देने के लिए कैसा होना चाहिए? जो मूल्यांकन करना चाहिए वो संकलनात्मक होना चाहिए। नैदानिक तब होता है जब बच्चे को कोई गलती करता है और उसके निदान के लिए जब हम उसको शिक्षण कराते हैं, उसको बताया जाता है, वो क्या होता है? नैदानिक होता है। बच्चे को जो शुरू में ज्ञान दिया जाता है वो निर्माणात्मक हो जाएगा। और बीच बीच में जो उसी टाइम में जो ज्ञान दिया जाता है बच्चे को, एक साथ में जब लेक्चर दिया जाता है, तो वो कैसा हो जाएगा? समाकलनात्मक हो जाएगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, गलत हो गया तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। सेशन कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स को शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। कल अपन लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का, किसका करने वाले हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड का करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ करके आइएगा। जो आपके 2022 या फिर 21-23 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पे डिस्कस कराया जाएगा। अगर होगा तो देखिए पहले आपको एक एक दिन में, यानी कि 10 दिन में 10 यूनिट फिर से शुरू होगा। वही आपका जो क्या होता है, पहली यूनिट फिर से शुरू होगी, तो यानी कि 10 दिन 10 यूनिट इस तरीके से यहाँ पे शुरू कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।